28 मई 2023 देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और उद्घाटन से पहले ही इमारत विवादों में है। गोलबंदी हो रही है। 21 दल एक पाले में खड़े हैं और 16 दल दूसरे पाले में। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी सरकार आ गई तो संसद भवन में दूसरे काम होंगे। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। विवाद क्यों है और क्या है, इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे दी ललन टॉप शो में। 18 मई 2023 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन करने का आमंत्रण दिया। उद्घाटन की तारीख थी 28 मई 2023 और जब से इस तारीख का ऐलान हुआ है, विवाद तभी से चलने लगा। पहले विवाद शुरू हुआ तारीख को लेकर। 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन होता है। मोदी सरकार सावरकर को स्वातंत्र्य वीर बताती है, जबकि कई विपक्षी दलों के नेता उनके आजादी में की लड़ाई में योगदान पर प्रश्न उठाते रहे हैं। विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर सावरकर को लेकर हमलावर रहा है। ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन सावरकर के जन्म दिवस पर करने के फैसले पर भी विपक्षी दल सवाल पूछ रहे थे सरकार से। लेकिन इस पर बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल गांधी का ये ट्वीट 21 मई को आया। इसके अगले दिन यानी 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करके कहा कि बीजेपी ने दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी लाभ के लिए किया। इसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने पर सवाल उठे तो सरकार की ओर से जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्षी दलों पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगा दिया और ट्वीट किया, कांग्रेस की आदत है जहां कोई विवाद नहीं होता वहां विवाद खड़ा करना। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, पीएम सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करता है जिसकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, जबकि प्रधानमंत्री किसी एक सदन के सदस्य तो होते ही हैं। हरदीप पुरी के सवालों पर कांग्रेस की ओर से जवाब आया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इन सदनों के नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। तिवारी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को भारत का संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हिंट ये था कि राष्ट्रपति, जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, संसद का ही हिस्सा होते हैं। ये दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन संसद में राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में संविधान क्या कहता है, यह समझने के लिए हमने बात की संविधान के जानकारों से। ये सही है कि पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ द हाउस है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द हाउस, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो अगर वो इसका उद्घाटन करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, जो नया भवन बना है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इम्प्रॉपर हो या कुछ गलती हो। और देखिए, प्रेसिडेंट का तो यहाँ तक है कि जब आना चाहते हैं पार्लियामेंट तो तभी आते हैं जब स्पीकर इनवाइट करता है, अपने आप नहीं आते हैं कभी भी, क्योंकि स्पीकर इज द कस्टोडियन of the entire parliament building and house। ये हमें समझ लेना चाहिए। और अगर स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है कि इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का आप उद्घाटन करें, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये स्पीकर का प्रिविलेज है कि किससे वो चाहता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट हो। ये है कि लोकसभा में जो सरकार के मुखिया हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस के मुखिया हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो इनॉग्रेट कर सकते हैं। तब तो राज्यसभा के पीयूष गोयल भी कर सकते हैं क्योंकि वो राज्यसभा के हैं और उन दोनों के ऊपर चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर हैं। तब तो वो छोटे हो गए क्योंकि हाउस के अंदर जो है वो संचालन करने में स्पीकर और उनका ओहदा ऊपर होता है। जो एक बार स्पीकर रूलिंग दे दे तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकते। अगर चेयरमैन रूलिंग दे दे तो राज्य सरकार का कोई मंत्री नहीं बोल सकता। तो ये लॉजिक नहीं चलती है। वो लॉजिक जो देखिए, इसमें आप जो बाद में सवाल पूछेंगे वो मैं मोटी मोटी बात खुद ही बोल देता हूं। देखिए, परेशानी ये है कि ये बिल्डिंग नरेंद्र मोदी का पेट ड्रीम है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने ये कहा कि नई बिल्डिंग बननी चाहिए। हर एक जो नेता होता है, हर एक राजा होता है, हर एक नवाब होता है, वो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करके इतिहास के लिए अपना नाम छोड़ता है।
ये रिजीम्स का तरीका रहा है कि लाल किला बना, ताजमहल बना, तो आज तक आप उसको संभाल रहे हैं। अब क्या है कि आज के तारीख में इतनी घटिया बिल्डिंग बनती हैं। पुराने टाइम में अंग्रेज जो बना गए 1921 में, अगर नींव रखी गई फरवरी 12 को, और 1927 जनवरी में उसको इनॉग्रेट किया गया, तो 93 साल चल गई साहब ये बिल्डिंग। जो 93 साल चली बिल्डिंग है, हम देखते हैं कि साहब ये बिल्डिंग अब कितने दिन चलती है, क्योंकि इवेंचुअली आपको ये बात तो तय है कि बिल्डिंग्स के लाइफ स्पैन जो है अब वो पुराने टाइम जैसे तो रहा नहीं है। तो साहब ये है कि ये एक यादगार है, एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक आइडियोलॉजी की भी, और एक पॉलिटिकल नेता की, कि वो मार्क छोड़ रहे हैं डेमोक्रेसी में, कि साहब आज से 50 साल बाद जब कोई बच्चा स्कूल की जनरल नॉलेज पढ़ेगा, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी। किस पार्टी की सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। सिंपल, इसके आगे कोई बहस नहीं है। और ये न्योता जो है बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने का स्पीकर महोदय द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री को। अब स्पीकर साहब जो है वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं जहां उनके निर्णय के खिलाफ मैं जाकर के कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस नहीं करना चाहूंगा, ना ही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करना चाहूंगा। ये स्पीकर साहब ने न्योता दिया है प्रधानमंत्री को, ये सर आंखों पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बात स्पीकर साहब ने तय की है। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जो बहस चल रही है, उसे संविधान के जानकार किस नजरिए से देखते हैं, अब ये भी सुनिए। देखिए, भारत का संविधान जो है वो किसी स्कूल की या ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन नहीं है, वो भारत का संविधान है। और संविधान के जो निर्माता थे वो ये चीज देखने नहीं आए थे कि कोई कितना राजनीति का स्तर कितना इस देश में गिर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कितनी अवहेलना कर सकता है, ये देखने के लिए नहीं बैठे थे। उन्होंने संविधान बनाया था एक ऐसे देश के लिए कि जो कि आगे की तरफ देखेगा, अच्छाइयों को और अपनाएगा। तो अगर आप पार्लियामेंट की जब इनॉग्रेशन हुई थी, लॉर्ड अर्विन उस समय पे वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के, 18 जनवरी 1927 को, तब उन्होंने इंग्लैंड के किंग का एक मैसेज पढ़ा था। तो उसमें एक बहुत सुंदर लाइन थी, दैट दिस पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, इट वाज टू गाइड इंडिया टू फैशन हर फ्यूचर वेल। अपने भविष्य को अच्छी तरह तय करने के लिए ये पार्लियामेंट बनाई गई थी। अब अगर आप कोई पूछता है कि संविधान की स्थिति क्या है, क्या कहता है, तो संविधान इस चीज पे नहीं कहता कि कौन किस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करेगा। यानी इतनी छोटी चीजों को होता है, तो वो तो कोडिफिकेशन हो गया जीवन का, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो संविधान कहता है कि आर्टिकल 79 जो है वो कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट which shall consist of the president and the two houses, council of states and house of the people. council of states यानी राज्यसभा, house of the people मतलब लोकसभा, और राष्ट्रपति। तीन लोग पार्लियामेंट बनाते हैं। इसीलिए कोई भी पार्लियामेंट का सत्र होता है, उसको बुलाना और खत्म करना राष्ट्रपति का काम है। कोई भी बिल बनता है, यहां तक कि जो प्राइवेट मेंबर बिल बनते हैं किसी सदस्य के द्वारा, वो भी राष्ट्रपति तक जाते हैं। तो राष्ट्रपति के ही कहने पे जब बिल एक्ट बन जाता है, तो उसको पारित करके आगे चलाना उसका राष्ट्रपति का काम है। तो ये एक हो गया कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के मामले में एक पार्लियामेंट का हिस्सा है। दूसरा मामला है आर्टिकल 53(1) का। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो वेस्टेड है उन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति में एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड हैं, यानी राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है, यानी सरकार का मुखिया भी है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्लियामेंट भी, यानी पार्लियामेंट का हिस्सा भी है और एग्जीक्यूटिव का मुखिया भी है। 74A जो है वो एक जो वन है वो कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो काउंसिल है, वो एग्जीक्यूटिव के मुखिया है। तो यानी एक तरह से समझा जाए कि इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बनता है, जैसे हायरार्की तय होती है कि कौन सबसे ऊपर है, उसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद आपके प्रधानमंत्री हैं। तो ये विवाद उठ रहा है कि स्पीकर से क्यों नहीं करवाया, स्पीकर क्यों नहीं बुलाया इसका। तो साहब ऐसा है कि स्पीकर जो है वो 6वें दर्जे पे है इस देश में, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें 6वें पे है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बराबर है। तो अगर हक बनता है तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रधानमंत्री का। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बता रहा कि साहब आप फीता कहां काटेंगे और फीता नहीं काटेंगे। जैसे मैंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट ऑन समथिंग। साइलेंस जहां पे होता है उसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी स्थिति आएगी जब इस देश में ऐसी चीजें हो रही हैं।
देखिए, ये इनॉग्रेशन जो हो रहा है पार्लियामेंट बिल्डिंग का, पहली बार हो रहा है 100 साल बाद। ये 1927 के करीब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो पुरानी है तैयार हुई थी, और ऑलमोस्ट अब 100 साल हो गए हैं या 4 साल में हो जाएंगे। इसमें संविधान में कुछ नहीं, ये नहीं लिखा कि कौन उसका उद्घाटन करेगा, कौन खोलेगा, कैसे इनॉग्रल सेशन होगा, ये नहीं लिखा है संविधान में। तो ये संवैधानिक प्रश्न नहीं है। अगर प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट करना चाहते हैं और सभी, अगर स्पीकर ने उनको इनवाइट किया है, क्योंकि स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग का कस्टोडियन स्पीकर रहता है। तो अगर स्पीकर ने इनवाइट किया है तो कोई गैर संवैधानिक नहीं है। वापस लौटते हैं कांग्रेस के दावों पर। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने फिर से पलटवार किया। पुरी ने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी और 1987 में राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन बतौर प्रधानमंत्री कर दिया था। पुरी ने पूछा कि अगर कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप सुन लीजिए। कौन विरोध कर रहा है वो तो आपको पता है, विरोध करने का कारण क्या है वो भी पता है। मैंने तो आपको हिस्टोरिकल डिटेल्स बता दीजिए, मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूं कि कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली का सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने प्लैटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली में किया। ठीक है, ये मैं आपको नहीं, मैं 15-20 ऐसे इंस्टेंसेस हैं। अब अपने समय में वो अपने प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी की जो अध्यक्षा है उनसे करवा लेते हैं, हमें कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट से करवाए। तो मैंने कहा कि फिर आपने भी तो करवाए थे। तो फिर वो कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट बिल्डिंग और एनेक्स में अंतर है। पार्लियामेंट, भाई अगर आपने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई होती जो आपको बनानी चाहिए थी तो आप तब भी तो अपने लोगों से करवाते प्रधानमंत्री। देखिए, ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में किया, उन्होंने उस समय भी विरोध किया। अब वो सडनली कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है। इस पर भी कांग्रेस की ओर से जवाब आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संसद के किसी पोर्शन का उद्घाटन करना और नई संसद भवन का उद्घाटन करना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। कब बना है भाई? पहले संसद भवन तो ब्रिटिश कार्यकाल के पहले बना था और उसमें ये शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश काल में बना हुआ है, तो उसका उद्घाटन इंदिरा जी कैसे करेंगी? एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है, लेकिन समूचे यदि संसद की बात करें तो ये दूसरी बार बन रही। पहले जो बना था अब उसमें छोटा पड़ रहा है, पुराना हो गया है, तो नया बनाया गया है। तो इसलिए विपक्ष की जो मांग है वो राष्ट्रपति से होना चाहिए, ये डिमांड थी। ये तो दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हो गए, लेकिन अब यहाँ ये जान लेना अच्छा होगा कि उस समय एग्जैक्टली हुआ क्या था जबकि बात हरदीप पुरी कर रहे हैं। सीन ये है कि मंत्री जी बात सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई है। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित है किताब पार्लियामेंट हाउस स्टेट। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि आज़ादी के बाद जैसे जैसे संसद की गतिविधियां बढ़ती गईं, अधिक जगह की जरूरत पड़ने लगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए संसद भवन एनेक्सी बनाया गया। एनेक्सी मतलब एक एडिशनल बिल्डिंग। 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने इसकी आधारशिला रखी और उद्घाटन हुआ 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्ते। यानी शिलान्यास राष्ट्रपति ने किया और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने। एक प्रोग्राम राष्ट्रपति, एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री। इसी तरह पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी। भूमि पूजन तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वी पाटिल द्वारा 17 अप्रैल 1994 को किया गया और इसका उद्घाटन मई 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया। यानी एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री, एक प्रोग्राम स्पीकर और एक प्रोग्राम प्रेसिडेंट। हमने आपको अतीत की कहानी बता दी। इस बार की कहानी अब तक की यह है कि शिलान्यास के प्रोग्राम में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्घाटन के कार्यक्रम में भी उन्हीं के हस्ते ये होगा, इसी आशय की जानकारी है। अब जानकारों से समझते हैं कि क्या संविधान में इस तरह की स्थिति जो कि अभी है, इसके बारे में कोई प्रावधान है कि कौन उद्घाटन करेगा या इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अब तक के ट्रेडिशन क्या रहा है और ये किस तरह से होता आया है। कि संविधान
जो उस समय कहता था और आज भी वही कहता है, तो कुछ दल हैं जो इसको गलत ठहरा रहे हैं। यही यही हकीकत है ना कि कुछ दल इसको गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र में क्या होता है साहब कि ये चीजें होनी नहीं चाहिए। क्या है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि एक बार कोई गलत चीज कर दी जाती है तो वो प्रथा बन जाती है। क्रिमिनल्स को राजनीति में लाया गया एक बार, उसके बाद से प्रथा बन गई। धनाढ्य लोगों को राज्यसभा में भेजा गया, उसके बाद प्रथा बन गई। उसके बाद इलेक्शन के टाइम में जिस दिन पहले पोलिंग हो रही है उस दिन स्पीचेस नहीं होती थी, रैलियां नहीं होती थी, अब हो रही हैं। तमाम चीजें इस देश में प्रथाएं सेट की गई और वो प्रथाएं चली गई हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो पुराने टाइम में क्रिटिसाइज करते थे वो आज कहते हैं कि साहब आप भी करते हैं, और आज की तारीख में जो बुराई करते हैं वो पुराने टाइम में ये प्रथाओं को सेट कर रहे थे। तो कांग्रेस जो है ये प्रथाओं को सेट कर रही थी। तो ये बताइए कि उस हिसाब से ये जो पार्लियामेंट की पहली बिल्डिंग का अंदर, प्रेसिडेंट के अंदर जो पहली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, उसकी नींव रखी गई 3 अगस्त 1970 में। ये भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्सी नाम की एक बिल्डिंग, पार्लियामेंट के परिसर में जमीन थी बगल में, ऑल इंडिया रेडियो के बगल में, वहां पे उसकी नींव रखी। अब वो बिल्डिंग 1975 में बनके तैयार हो गई। इमरजेंसी का घटाटोप ऊपर छाया हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1975, इमरजेंसी लगने के 4 महीने बाद, जब इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी सर्वा सर्वी थी इस देश में, उन्होंने उसी बिल्डिंग का जिसका प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेशन किया था उसका उन्होंने इनॉग्रेशन कर डाला। तो साहब प्रथा गलत सेट हुई ना। ये प्रथा अगर आज अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट का मालिक जो है वो स्पीकर है या प्रेसिडेंट है, तो उस समय पे उसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट के द्वारा क्यों नहीं कराया गया? इंदिरा गांधी जी ने क्यों कर दिया? इसी तरह से दूसरा बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ सन 1987 में शुरू हुआ। 15 अगस्त 1987 राजीव गांधी झंडा लहरा के आते हैं। उसके बाद आकर के वो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के अंदर में एनेक्सी और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में पार्लियामेंट लाइब्रेरी की शिलान्यास कर देते हैं। साहब 2020 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया था नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, तो सारे विपक्षी दल इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री पब्लिसिटी लूट रहे हैं। तो साहब ये बताइए कि उस समय पे उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि मैं ये नहीं कहता हूं कि उस समय की बात करें, ये कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गलत कर रहे हैं जो कि राजीव गांधी ने 1987 में किया या इंदिरा गांधी ने 1975 में किया। अगर आज कांग्रेस ये कह देती है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जो किया, 1987 में राजीव गांधी ने जो फाउंडेशन स्टोन लेके किया वो गलत था, और वैसी ही गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं तब कहूंगा कि ये आपकी प्रोटेस्ट जायज है कि वो कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे कि आज गलत है, 2020 में फाउंडेशन गलत था। मैं तब मेरा डिसएग्रीमेंट वहां से आता है कि ये प्रथाएं गलत हैं। अब है कि अगर आप इतिहास देखें तो इतिहास में तमाम गलतियां हुई हैं ऐसी। पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर तमाम इनॉग्रेशन ऐसे हुए हैं जिसमें प्रथाओं को तोड़ा गया है। अगर वही प्रधानमंत्री तमाम इनॉग्रेशन पहले पार्लियामेंट में कर रहे थे तो फिर आज प्रधानमंत्री के करने पे आपत्ति क्यों? कोई संविधान में इसका जिक्र नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट बिल्डिंग का कौन उद्घाटन करेगा, कोई इसमें संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जब पहली पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी 1927-28 में, तो वाइसरॉय ने उसका उद्घाटन किया था। जो उस समय गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उन्होंने किया था। उसके बाद तो कोई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी नहीं। ये तो उसके बाद पहली बार एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, तो इसका कोई परंपरा नहीं है। और मैं वही फिर से आपको कहना चाहूंगा कि स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट बिल्डिंग्स का कस्टोडियन होता है, मालिक होता है। तो अगर उसने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को कि आप उद्घाटन करिए पार्लियामेंट बिल्डिंग को, तो इसमें कोई गैर संविधान की बात नहीं आती। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा। वापस वर्तमान पर आते हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर चल रही नोकझोंक में 24 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई। शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राजनीति का विषय नहीं है, ये सत्ता और विपक्ष सबके लिए है। आप उनकी बात सुन लीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को
संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। आगे अमित शाह ने अगस्त 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन और पंडित नेहरू के बीच सत्ता हस्तांतरण की कहानी सुनाई और सेंगोल का जिक्र किया। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संपदा से संपन्न होता है। पुराने समय में राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल एक तरीके का राजदंड ही होता है जिसे राजपुरोहित राजा को देते थे। इसका उपयोग का प्रमाण सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में मिलता है, फिर गुप्त साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में मिलता है और विजयनगर साम्राज्य में भी मिलता है। आज़ादी के बाद सेंगोल को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसी के संग्रहालय में रख दिया गया। अब अमित शाह ने कहा है कि इसे किसी म्यूजियम में रखना अनुचित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गहन चर्चा विमर्श के बाद सेंगोल को संसद में स्थापित करने का फैसला लिया है। इसे स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। बात नई संसद की हो रही है तो फिर इसकी खास बातों और इसकी जरूरत को भी समझ लेना चाहिए। पुराने संसद बिल्डिंग बरतानियों के समय की है। 97 साल पुरानी बिल्डिंग है। सन 1921 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसे बनाना शुरू किया था और तैयार करने में 6 साल लगे थे। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था और जब यह बनी थी तब अपने आप में आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना मानी गई थी। लेकिन हमारे देश में तो लोग 100-200 साल पुरानी हवेलियों में रहते हैं, फिर संसद में क्यों नहीं रह सकते जिसके 100 भी अभी पूरे नहीं हुए। इसी लहजे का सवाल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने पूछा था। इस पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया कि पिछले कुछ वर्षों में संसदीय गतिविधियों और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए ये पुरानी इमारत संकट और ओवर यूटिलाइजेशन के संकेत दे रही है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के साथ लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है और इस सदन में किसी भी अतिरिक्त सदस्य को रखने के लिए फिलहाल जगह नहीं है। बताई गई इन्हीं बदली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रख दी। जनवरी 2021 में बनना शुरू हुई इमारत और 28 महीने के रिकॉर्ड टाइम में नई इमारत बन भी गई है। ये तो एक कारण है जो सरकार ने बताया, और भी कारण है जो अधिकारियों के बकौल इधर उधर छपते रहे हैं। सेंट्रल विस्टा की आधिकारिक वेबसाइट पर क्या कारण लिखे हैं हम बस वही बता रहे हैं। कारण नंबर 1, सेंट्रल हॉल में मैक्सिमम 436 लोगों के और लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्रों के दौरान कम से कम 200 एडहॉक या अस्थायी सीटें गलियारों में जोड़नी पड़ती हैं जो कि असुरक्षित है। दूसरा कारण, मंत्रियों के लिए जो कार्यालय और बैठक कक्ष, प्रेस कक्ष, भोजन सुविधा आदि मौजूद है वो काफ़ी नहीं है। मेकशिफ्ट मॉडल पे काम चल रहा है। पिछले कुछ सालों में तकनीकी प्रगति के साथ बने रहने के लिए पुराने भवन में कई बदलाव किए गए थे और इसकी वजह से भवन की संरचना पर असर पड़ा है। मसलन 1956 में इमारत के बाहरी हिस्सों में 2 नई मंजिलें जोड़ी गई। इससे सेंट्रल हॉल का गुंबद ही छिप गया। फिर एक बार खिड़कियों को ढकने के लिए जाली लगाई गई तो दोनों सदनों के हॉल में रोशनी कम हो गई। कहा गया कि पुरानी इमारत में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एयर कंडीशनिंग और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पुराना हो चुका है। एक और ज़रूरी बात है, पुरानी इमारत अर्थक्वेक सेफ नहीं है। इसके सर्टिफिकेशन के लिए सदन की संरचनात्मक ताकत को टेस्ट करना पड़ेगा और ऐसे टेस्ट से संसद के कामकाज पर बाधा भी पड़ सकती है। ये इसलिए भी बड़ी चिंता है क्योंकि नई बिल्डिंग के बनने के दौरान दिल्ली एनसीआर में भूकंप का जोखिम बढ़ गया है। एनसीआर को सीस्मिक जोन 2 की कैटेगरी से निकालकर सीस्मिक जोन 4 में डाल दिया गया है।
छठा कारण, भूकंप के साथ आग का भी जोखिम है। पुराना सदन आग को टैकल करने के मॉडर्न तरीकों से लैस नहीं है। अब ये हुआ कि जरूरत क्यों है, नए की जरूरत है, आपने बना लिया, क्यों बनाया और ये पिछले वाले से कैसे अलग है वो भी आप जान लीजिए। सदन की क्षमता बढ़ाई गई है। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा नई वाली उसमें 300। पुराने वाले की तरह नई बिल्डिंग्स में सेंट्रल हॉल नहीं है। इसके बजाय अगर संयुक्त सत्र की आवश्यकता पड़ी तो वो लोकसभा कक्ष में ही इस्तेमाल या उसका आयोजन किया जाएगा। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पुराना वाला 24,281 वर्ग मीटर का था। आग के संकट से निपटने का इंतजाम हो गया है। आग के खतरे को देखते हुए कई नए विद्युत केबल जोड़े गए हैं। इसके अलावा पानी की सप्लाई लाइन्स, सीवर लाइन्स, एयर कंडीशनिंग और सीसीटीवी की वजह से बिल्डिंग की एस्थेटिक्स खराब हो गए थे पिछले वाले, तो इस बार एस्थेटिक्स का खास ख्याल रखा गया है। नए भवन में अत्याधुनिक तकनीकें हैं। वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स है, डिजिटल भाषा व्याख्या या अनुवाद प्रणाली है। बता दो ये भी गया है कि हॉल के अंदरूनी हिस्सों में वर्चुअल साउंड सिमुलेशंस फिट किए गए हैं ताकि साउंड का सही लेवल तय हो और आवाज़ गूंजे नहीं। इतना तामझाम तो आपने सुना। अब सवाल है कि इसमें जनता का पैसा कितना लगा है। देखिए, पूरे प्रोजेक्ट का बजट है 20,000 करोड़। इसमें सभी नियोजित विकास, पुनर्विकास कार्यों का अनुमान है। खाली बिल्डिंग का अनुमान पहले 862 करोड़ रुपए था, लेकिन जनवरी 2022 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने अतिरिक्त बदलाव और कंस्ट्रक्शन में बदलाव के नाम पर बजट को 24% बढ़ाने की अर्जी दी। यानी अब इसकी लागत हो गई है करीब 1200 करोड़। ये बिल्डिंग का है, सिस्टम्स का नहीं है। हमने आपको विवाद बता दिया, नई संसद भवन की खास बातों को बता दिया। अब वापस राजनीति पर आते हैं। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद की कहानी जो हमने आपको अभी बताई वो केवल इतनी भर नहीं है। राजनीति के जानकार इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की राजनीतिक गोलबंदी के तौर पर भी देख रहे हैं। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की एक और कोशिश बता रहे हैं। कैसे? दरअसल कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला लिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि 19 दल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसमें कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, JDU, NCP, राजद, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 19 दल शामिल थे। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है नया संसद भवन महामारी के दौरान बड़े खर्चे पर बनाया गया, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं लिया गया, जिसके लिए स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य के प्रमुख होते हैं बल्कि संसद का अभिन्न अंग भी होते हैं। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने उनके बिना संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया। ये अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावनाओं का उल्लंघन करता है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। कांग्रेस के साथ आए 19 दलों के अलावा 2 और दलों AIMIM और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया। यानी कुल 21 दल कार्यक्रम में नहीं जाने वाले हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक जिन राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लोकसभा में उनकी कुल संख्या सांसदों की 147 है और राज्यसभा में 96, यानी लोकसभा में 26.97% और राज्यसभा में 40.33%। ये हो गए कार्यक्रम का बॉयकॉट करने वाले। अब चलते हैं लाइन के उस पार, जो जा रहे हैं वो कौन है, उनकी संख्या क्या है। पहली बात बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA की। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, हम NDA से जुड़े दल 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने के फैसले की घोर निंदा करते हैं। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। लोकतंत्र में संसद एक पवित्र संस्था है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों का अनादर और अपमान महज बौद्धिक दिवालियापन नहीं बल्कि लोकतंत्र की मूल आत्मा और मर्यादा पर कुठाराघात है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति इनका दिखाया गया अनादर राजनीतिक मर्यादा के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। उनकी उम्मीदवारी का विरोध न केवल उनका अपमान था बल्कि देश के अनुसूचित जातियों और जनजातियों का भी सीधा अपमान था। बीजेपी की ओर से जारी इस प्रेस रिलीज में NDA के 14 दलों बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, AIADMK, IMKMK, आजसू, मिजो नेशनल फ्रंट का नाम शामिल है। NDA दलों के अलावा 2 और दलों ने कार्यक्रम में जाने का फैसला किया है। इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी BJD और YSR कांग्रेस शामिल हैं। ये 2 बड़े दल हैं जो जा रहे हैं, यानी कुल 16 दलों ने कार्यक्रम में जाने का फैसला किया है। संसद में इनकी ताकत देखें तो लोकसभा में 366 और राज्यसभा में 120 सदस्य होते हैं।
प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो इनकी संख्या लोकसभा में 67.15% और राज्यसभा में 50.42% है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से भी कम समय रह गया है और इससे पहले विपक्षी ये गोलबंदी क्या असर डालेगी ये भी समझ लेते हैं। जब कांग्रेस देश की डोमिनेंट पार्टी थी तो हम नॉन कांग्रेस पार्टीज कहते थे। आज जब बीजेपी डोमिनेंट पार्टी है हम नॉन बीजेपी पार्टीज कहते हैं। और मुझे लगता है कि इस टर्मिनोलॉजी जो मैंने भी उपयोग किया उस टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि जब आप नॉन कांग्रेस कहते थे तो आप सबको जोड़ने वाला एक ही विषय होता था कि आप सब कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। आज जब आप नॉन बीजेपी कहते हैं आप सबको जो गोंद आपको सबको साथ में लाता है वो बीजेपी का विरोध है। सो एक नेगेटिव फैक्टर आप सबको साथ ला रहा है कि आप सब मिलके एक पार्टी को अपोज करते हैं। और एक देखिए पॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ग्लू कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मान्यता रखता नहीं है, क्योंकि जब तक वो नेगेटिव ग्लू रहेगा, वो नेगेटिव पॉइंट जब चला गया तो आपको सब साथ का कैसे क्या रखेगा। तो इसलिए मैंने पहली बात की, रादर देन इट बीइंग अ नॉन बीजेपी अलायंस, उसको एक प्रोग्रामेटिक अलायंस रहना पड़ेगा, एक पॉलिसी बेस्ड अलायंस रहना पड़ेगा, उसका एक कॉमन प्रोग्राम रहना पड़ेगा कि इन सब बातों पे हम साथ आ रहे हैं। हम इस बात पे साथ नहीं आ रहे हैं कि बीजेपी को हमें अपोज करना है, वो दूसरी बात हो जाती है। इन सभी प्रोग्राम्स को हमें इंप्लीमेंट करना हो तो ये इस पक्ष का हमें विरोध करना पड़ेगा, ये वो दूसरी पॉइंट पे आती है। पर आज क्या हो रहा है वो पहली पॉइंट हो रही है। सो प्रोग्रामेटिक एजेंडा रादर देन एंटी पार्टी एजेंडा इज व्हाट वी नीड टू फोकस। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दायर कर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले CR जयासुकिन ने याचिका में कहा है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल न करने से भारतीय संविधान का उल्लंघन किया गया है। तो ये थी नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हो रहे विवाद की अब तक की कहानी। इस मसले पर आगे जो भी अपडेट होंगे ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आज दी ललन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया।